अब हम हिंदी भाषा के विविध संदर्भ पर विचार करेंगे। इन संदर्भों को सामने लाने के पहले एक बार फिर से हम हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी वाले पक्ष को और भी विस्तार से, विवेचनात्मक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तभी हम हिंदी के विविध संदर्भों को भी और भी स्पष्ट ढंग से जान और पहचान सकेंगे। निष्कर्षतः कहा जाए तो सच्चाई ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता ने एक ही भाषा की दो शैलियों को, हिंदी और उर्दू, दो अलग अलग भाषाएं सिद्ध करने की साजिश की। ये साजिश बहुत लंबी थी और ब्रिटिश साम्राज्य का यह लक्ष्य था कि इस प्रकार भाषा में अलगाव उत्पन्न करके हिंदू और मुसलमान कौमों के बीच फूट डाल दी जाए। इसमें वो कामयाब भी हुए। हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित करने का कोई ठोस भाषा वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, बल्कि इस बात को हमारे कई विद्वानों ने सिद्ध भी किया कि ये एक तरह का षड्यंत्र था। जब हम हिंदी के विविध संदर्भों की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो मूल भाषिक भंडार है या जो ट्रेजर है, वो इन तीनों शैलियों का मिला जुला भंडार है, हिंदी का, उर्दू का और हिंदुस्तानी का। और इसके साथ बहुत सी बोलियां भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जबकि हिंदी के बड़े साहित्यकार और भाषाविद ये भी मानते हैं कि जब हम हिंदी के विविध संदर्भों को देखते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भाषा भेद हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का पैदा किया गया, उसमें हिंदुस्तानी के प्रयोग को ही हमें हिंदी के संदर्भों में समेटना चाहिए। इन विद्वानों में साहित्यकार भी हैं और भाषाविद भी, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र और रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव तथा अशोक राव केलकर। इन सभी विद्वानों ने हिंदी के विविध संदर्भों पर विचार विमर्श किया है। बल्कि इनमें से रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र और रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव की तो बड़ी बड़ी पुस्तकें भी इस संदर्भ में प्रकाशित हैं। इन सब ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी के विविध संदर्भों की यदि हम बात करते हैं तो हमें ये मानकर चलना होगा कि हिंदी, उर्दू एक ही भाषा के दो नाम हैं। और ये भी मानना होगा कि लिपि बदलने से भाषा नहीं बदलती। एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं तथा एक ही भाषा एकाधिक लिपियों को अपना सकती है। इस बात को फिर से रेखांकित करने की आवश्यकता है कि लिपियां भाषा भेद का निर्धारण नहीं करती। इस संबंध में तीन चार बातें ऐतिहासिक रूप से हम सामने आपके रखेंगे। हिंदी में प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, रामलाल, फिराक गोरखपुरी आदि ढेरों रचनाकारों ने उर्दू में लिखा। ये सभी रचनाकार मूलतः हिंदू थे और इनकी पूरी गति उर्दू शैली पर भी थी और इनका जो साहित्य है
जब वो देवनागरी में लिप्यंतरित होके आया तो उसने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदी के जो संदर्भ आगे चलकर उभरे उनमें इस मिलीजुली साहित्यिक शैली का प्रचलन स्वीकार किया गया। इसी तरह कुछ मुस्लिम रचनाकार हैं जैसे राही मासूम रज़ा, मेहरुन्निसा परवेज़, अब्दुल बिस्मिल्ला, शानी आदि, जो मूलतः मुस्लिम थे लेकिन इन्होंने हिंदी में लिखा, देवनागरी में लिखा, और इनका साहित्य अपने अपने क्षेत्र की लोक बोलियों को भी समाहित करता है। अर्थात ये पूरी तरह भारत के रंग में रंगा हुआ साहित्य है। बहुत से ऐसे उर्दू के साहित्यकार जो मूलतः उर्दू में ही लिखते रहे, मुस्लिम थे, मध्यकाल के भी और आधुनिक काल के भी। जैसे आधुनिक काल में मंटो, इस्मत चुगताई, शौकत थानवी, और मध्यकाल में मीर, गालिब, दाग, और आधुनिक काल में साहिर या शकील बदायूनी। इन सब ने उर्दू में लिखा, लेकिन जब इनका साहित्य देवनागरी में लिप्यंतरित होकर आया तो अखिल भारतीय स्तर पर ये सारे रचनाकार स्वीकृत हुए और अपार लोकप्रियता इन रचनाकारों ने प्राप्त की। इनकी ज़्यादातर कृतियाँ राजपाल एंड सन्स, राजकमल प्रकाशन आदि से प्रकाशित हुईं और धीरे धीरे इनको इतनी लोकप्रियता मिली कि हिंद पॉकेट बुक्स ने इनकी रचनाओं के छोटे छोटे संस्करण आम पाठक के लिए भी उपलब्ध कराए। इससे ये साफ हो जाता है कि लेखन में हिंदी उर्दू का कोई भेद भारत में न कभी था और न आज है। भारत के आम मुसलमानों के लिए हिंदी उर्दू का भेद कोई अर्थ नहीं रखता। वह न तो उच्च हिंदी बोल समझ पाता है और न ही उर्दू लिपि जानता है। अरबी फारसी से बोझिल उच्च उर्दू आभिजात्य और अकादमिक लोगों तक ही सीमित है। ठीक उसी तरह जैसे उच्च हिंदी उच्च वर्ग और भाषा पंडितों तक। ये भूमिका इसलिए आवश्यक है जब हम हिंदी के विविध संदर्भों को देखना चाहते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन चर्चाओं को अभी हमने आपके सामने रखा, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की, इनकी भूमिकाएं इन विविध संदर्भों को समझने, जानने और विवेचित करने में कितनी महत्वपूर्ण है। हिंदी के विविध संदर्भों के 3 धरातल हैं। एक धरातल संपर्क भाषा हिंदी का है, जिसे वर्नाकुलर भी कहा गया है और लिंक लैंग्वेज भी। दोनों के लिए हिंदी में संपर्क भाषा शब्द ही चलता है, वर्नाकुलर के लिए भी और लिंक लैंग्वेज के लिए भी। दूसरा स्तर या धरातल राष्ट्रभाषा का है, नेशनल लैंग्वेज का, और तीसरा राजभाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज का। इन पर हम थोड़ा थोड़ा जो मूल बिंदु हैं उनको लेकर विचार करेंगे। पहले संपर्क भाषा की बात करें, क्योंकि संपर्क भाषा ही वास्तव में हिंदी के संदर्भ में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का आधार बनती है। संपर्क भाषा की जब हम बात करते हैं तो हम हिंदी भाषा के क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय संदर्भ की बात करते हैं। क्षेत्रीय अर्थात रीजनल और अक्षेत्रीय अर्थात नॉन रीजनल। ये ध्यान दें कि एक और हिंदी
अपने क्षेत्र में, जिसे हम हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें भारत के लगभग 12 राज्य आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि, इनकी बोलियों के बीच हिंदी भाषा संपर्क भाषा का काम करती है। अर्थात यदि ये बोली भाषी एक दूसरे से संपर्क करना चाहते हैं तो वो अपनी अपनी हिंदी शैली में, जिसे हमने क्षेत्रीय शैली कहा है, उस शैली में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। इसे वर्नाकुलर कहा गया है, अर्थात बोलियों के बीच संपर्क भाषा। अब एक बात यहाँ और समझ लेनी चाहिए कि जब विभिन्न बोली क्षेत्र के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हर समूह का व्यक्ति अपना अपना क्षेत्रीय प्रयोग से प्रभावित भाषा रूप बोलता है और दूसरा समूह उसकी भाषा को समझ लेता है। ऐसा नहीं है कि वो उसी रूप को बोले भी। इसीलिए बोली के स्तर पर वर्नाकुलर की बात करते समय 2 प्रकार के कॉम्पिटेंस की भी बात की गई है, दक्षता की बात की गई है। एक दक्षता प्रोडक्टिव दक्षता है, उत्पादनशीलता की दक्षता है कि हम उस भाषा रूप का उत्पादन भी कर सकें, उसको बोल भी सकें। और दूसरी ग्रहणशीलता की दक्षता है, रिसेप्टिव कॉम्पिटेंस है कि हम सुनकर समझ सकें। तो वर्नाकुलर के रूप में जो हिंदी का संदर्भ है उसमें ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ दोनों दक्षताएं अलग अलग ढंग से प्रतिफलित होती हैं। बोलने वाले समूह की प्रोडक्टिव दक्षता अपने भाषा रूप में होती है, लेकिन उसकी रिसेप्टिव दक्षता दूसरे समूह के भाषा रूप में भी होती है। इसीलिए एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी में संप्रेषण संभव हो पाता है। आप अपने तरह की हिंदी बोलिए, दूसरा व्यक्ति अपने तरह की हिंदी बोलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात समझ लेंगे। ये हिंदी के विविध संदर्भों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको टूटी फूटी हिंदी सुनने को मिलेगी और वो टूटी फूटी हिंदी दूसरा व्यक्ति जिसका उस रूप से कोई संबंध नहीं है वो भी समझ लेता है, रिसीव कर लेता है, चाहे उस रूप को वो बोल न सकता हो। दूसरा जो पक्ष है वो संपर्क भाषा का है, लिंक लैंग्वेज का है, अर्थात भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क भाषा हिंदी का संदर्भ। भारत को हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने हिंदी तर भाषा भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की थी, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, पुणे हिंदी परिषद पुणे। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट और सभी भारत के हिंदी तर प्रांतों में उन्होंने ये प्रयास किया कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी के माध्यम से
विभिन्न भाषा भाषी एक दूसरे से जुड़ सके, वो एक दूसरे से अनजान न रहें, और इसमें बहुत उनको सफलता मिली। ये संपर्क भाषा हिंदी अखिल भारतीय संपर्क भाषा के नाम से जानी जाती है, पैन इंडियन लैंग्वेज। यानी इस हिंदी का प्रयोग विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के लोग जो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, अपनी भाषा के मिश्रण से या अपने ढंग से उसे उच्चरित करके बोलते हैं, और ठीक उसी तरह उनकी बात को दूसरे भाषा समुदाय का व्यक्ति समझ लेता है जो अपने तरह से उस हिंदी को बोलता है। जैसे तेलुगु भाषी अपनी तरह से हिंदी बोलते हैं, तमिल भाषी अपनी तरह से बोलते हैं, या बांग्ला भाषी अपनी तरह से बोलते हैं। वो लिंग वचन इत्यादि का भी जो समावेश हिंदी में है वो अपनी मातृभाषा के नियम के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन वो हिंदी दूसरे व्यक्ति को या हिंदी भाषी व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है। क्योंकि जब हम संप्रेषण में या संपर्क के लिए भाषा की बात करते हैं तो वहाँ व्याकरणिकता का, शुद्धता का बहुत महत्व नहीं रह जाता। वहाँ महत्व होता है कि हम एक दूसरे की बात समझ सके, कौन कैसे बोल रहा है, कितने शुद्ध रूप में बोल रहा है, कहाँ अशुद्ध बोल रहा है, उसका उच्चारण ठीक है या नहीं। इन बातों पर संपर्क भाषा के संबंध में विचार नहीं किया जाता। वहाँ विचार किया जाता है कि चाहे जैसा भी कोई व्यक्ति बोल रहा है हिंदी, वो वास्तव में दूसरे तक पहुँच रही है कि नहीं, और निश्चित रूप से वो पहुँचती है। और इसीलिए पैन इंडियन लैंग्वेज के रूप में, अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अपना एक स्थान बन चुका है। इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा पक्ष भी है संपर्क भाषा का, जिसकी हम आगे भी राजभाषा के संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये समझ लेना है कि स्वतंत्रता के बाद जब हिंदी राजभाषा घोषित की गई संविधान के माध्यम से, भारतीय संविधान के माध्यम से, तो अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होने लगा। तो राजभाषा के रूप में भी हिंदी आज अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा का काम कर रही है। यानी पूरे भारत में कामकाज के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्थित है। इस संपर्क भाषा की व्याप्ति को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर भी और अक्षेत्रीय स्तर पर भी, भारतीय भाषाओं के बीच भी और बोली समुदायों के बीच भी हिंदी की जो व्यापकता थी, जो विस्तार था, उसे देखते हुए गांधी जी ने ये निश्चित किया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को ही होना चाहिए। उन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा का आंदोलन शुरू किया। उनके अनुसार 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था वो बहुत तेज आंदोलन था, लेकिन उसमें हम हार गए, अंग्रेजों की विजय हुई। गांधी जी को लगा कि हम इसलिए हार गए क्योंकि हमारे बीच में कोई संपर्क सूत्र नहीं था। हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते थे, हम एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं कर पाते थे, इसलिए हम अलग अलग लड़ रहे थे। और अलग अलग लड़ने के कारण हमारी एकता सुनिश्चित नहीं हो पाई, और उस एकता के अभाव में हम वो लड़ाई हार गए। इसलिए
गांधी जी ने ये निश्चित किया कि राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के लिए आवश्यक है कि कोई एक राष्ट्रभाषा हमारे बीच में होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है जो राष्ट्र की अस्मिता की भाषा होती है, उसके पहचान की भाषा होती है। और क्योंकि हिंदी अधिक से अधिक भूभाग में बोली जाती है, उसके प्रयोक्ता बहुत अधिक हैं, हिंदी का व्याकरण बहुत आसान है, हिंदी सीखना बहुत आसान है, हिंदी में अन्य भाषाओं के बोलियों के शब्दों अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने की, आत्मसात करने की बहुत क्षमता है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इन सारे लक्षणों को राष्ट्रभाषा के सरलता, व्याकरणिक सरलता, विस्तार, इन सब को गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के लक्षण के नाम से विवेचित भी किया, अपनी रचनाओं में स्थान दिया कि राष्ट्रभाषा हिंदी ही क्यों होनी चाहिए। यह भी यहां ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे आए, उनमें अधिकतर लोग हिंदीतर भाषा भाषी थे। उसमें हिंदी भाषी लोग बहुत कम थे। जैसे आप दयानंद सरस्वती का नाम लीजिए, वो गुजराती भाषी थे। केशव चंद्र सेन बंगला भाषी थे। राजगोपालाचारी तमिल भाषी थे। रामस्वामी अयंगर तमिल भाषी थे। गांधी जी स्वयं गुजराती भाषी थे। तो इसका एक तात्पर्य ये भी हुआ, सुभाष चंद्र बोस बंगला भाषी थे। तो इसका एक तात्पर्य ये भी हुआ कि राष्ट्रभाषा हिंदी के आंदोलन में जो नेता सामने आए, उनमें अधिकतर या जो मूर्धन्य नेता थे वो हिंदी भाषी नहीं थे। इससे राष्ट्रीय एकता को उस समय और भी बल मिला। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में मद्रास में, आज चेन्नई जिसे हम कहते हैं, वहाँ की गई। राष्ट्रभाषा आंदोलन बहुत तेज हुआ पूरे भारत में। खादी के आंदोलन के साथ साथ हिंदी का आंदोलन चला और दोनों ही राष्ट्रीय एकता और स्वावलंबन के आंदोलन थे। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी का आंदोलन ये माना जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे प्रखर आंदोलन था और महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। तीसरी चीज राजभाषा, जिसे हम कामकाज की अखिल भारतीय भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। ये हिंदी कैसी होगी, इसका उल्लेख भी राजभाषा के 351 अनुच्छेद में है। इसके साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में उन मूल भारतीय भाषाओं का नामोल्लेख है जो अपने अपने राज्यों में उन भाषाओं को राजभाषाएं स्वीकार कर सकती हैं। इसके बाद बहुत से राजभाषा अधिनियम आदि बने। राजभाषा विभाग बना गृह मंत्रालय का, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ। इस प्रकार राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो 1960 में पारित हुआ था, उसके अनुसार हिंदी और भारतीय भाषाओं दोनों के राजभाषा के रूप में विकास और विस्तार के लिए बहुत काम किया गया, आज भी किया जा रहा है।
तो राजभाषा हिंदी आज कामकाज की अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्थापित है। सभी भारतीय भाषाएं अपने अपने राज्यों की राजभाषाओं के रूप में स्थिर हो चुकी हैं। उनके लिए शब्दावली, व्याकरण, अनुवाद की सुविधा सब कुछ उपलब्ध है और बहुत तेजी से भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की बेड़ी के बावजूद अपना रास्ता राजभाषा के रूप में निर्मित कर चुकी हैं।